अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आज के लेक्चर में यूज़ भी करेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टिचोमेट्री, और इस टॉपिक में मोल और एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ है। ये हम देखेंगे जैसे ही हम इसको स्टडी करते हैं, आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। स्टिचोमेट्री देखते हैं जी, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। स्टिचोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है स्टिचोमेट्री, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, मिकदार से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है ना, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की मिकदार है कि हम इतने ग्राम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की कितनी मिकदार बनेगी, कितने ग्राम प्रोडक्ट्स बनेंगे, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ स्टिचोमेट्री। ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल कोई ले लेते हैं, देख लेते हैं जी कैसे है। लाइक बहुत आसान हमारे पास सिंपल एग्जांपल है जी कि हम रिएक्शन करवाते हैं, HCl का रिएक्शन हम NaOH से करवा देते हैं जब, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास NaCl और H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब स्टिचोमेट्री की मदद से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसी कैलकुलेशंस कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 10 ग्राम NaCl। ठीक है। तो 10 ग्राम NaCl बनाने के लिए इसकी और इसकी मैं कितनी अमाउंट मिक्स करूँगा। ठीक है। ये कैलकुलेशंस जो हैं, ये इस तरह की कैलकुलेशन स्टिचोमेट्री में की जाती हैं। ये हमारे पास एक शर्त है इसमें कि इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है। ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही है। इधर हाइड्रोजन का एक एटम है, एक ये और एक ये, दो एटम्स हैं, तो इस साइड पे भी टोटल मिला के ये 2 एटम्स हो गए। क्लोरीन का एक एटम है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी एक है। ऑक्सीजन एक एटम इधर है रिएक्टेंट्स में टोटल मिला के, और प्रोडक्ट्स में भी एक ही है। और सोडियम का भी रिएक्टेंट्स में एक एटम है और इधर भी एक ही है। ठीक है ना। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अगर यही HCl मैं लूँ और इसका रिएक्शन जिंक से करवा दूँ। ठीक है ना। 10th की केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स विद बेस, ये वही वाली इक्वेशंस हैं। HCl का रिएक्शन जिंक से जब करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा ZnCl2, और ये H2 गैस जो है ये एस्केप हो जाएगी। ठीक है ना। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो इधर टोटल रिएक्टेंट साइड पे मिला के हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हमें इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। क्लोरीन के इधर 2 एटम्स हो गए इस तरह से, ये 2 लगाने से, और इधर भी 2 ही हैं, और जिंक का इधर एक एटम है इधर एक है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी कैन स्टडी। ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि सपोज़ कि हमें ये 50 ग्राम H2 गैस चाहिए, या हमें 5 मोल्स H2 के चाहिए। ठीक है। या हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 चाहिए एट STP। ठीक है। तो उसके लिए हम रिएक्टेंट्स कितने यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम HCl कितना यूज़ करेंगे, या हम जिंक मेटल कितना यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं स्टिचोमेट्री में। या अगर मैं कहूँ कि मैं 50 ग्राम इसके 50 ग्राम इसके ले लेता हूँ, तो H2 कितना बनेगा, ZnCl2 कितना बनेगा, ये कैलकुलेशंस भी स्टिचोमेट्री में परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। ये कैलकुलेशंस कैसे पॉसिबल हो जाती हैं, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास ना ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये भी यहाँ पे जो 1 है वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। ठीक है ना। तो ये भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ZnCl2, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है।
तो ये चीज़ जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे जो लिखे हुए जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, एक्चुअली वो हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये मैंने लिखा है कि कैसे आखिर ये कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाती है। देखें ये इक्वेशन जो बैलेंस्ड है ये क्लियरली बता रही है कि 2 मोल्स HCl के रिएक्ट करते हैं 1 मोल जिंक मेटल के साथ और 1 मोल ZnCl2 और 1 मोल H2 का बनता है। क्लियर होगी बात। तो अब अगर हम इसके बनाना चाह रहे हैं 5 मोल्स, ठीक है ना, तो इसके 5 मोल्स बनाने के लिए हमें इसके 5 मोल्स लेना होंगे जिंक के, इसके 10 मोल लेना होंगे। वेरी सिंपल, ठीक हो गया ना। देखें ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल बनता है। अब देखें इसका 1 मोल बनाना है तो इसका 1 मोल लेंगे, इसके 2 मोल्स बनाने हैं तो इसके 2 मोल्स लेंगे, इसके हमने 10 मोल्स बनाने हैं तो इसके 10 मोल लेंगे और इसके 20 मोल्स लेना पड़ेंगे क्योंकि इसका 1 मोल बनाने के लिए हमें इसके 2 मोल्स लेना पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं जी, हम स्टिचोमेट्री में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख लेते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। बहुत आसान है, लेकिन ये होता है कि अगर हमने इसके 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाने हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हुए मोल में चले जाते हैं, ठीक है, कि 500 सेंटीमीटर क्यूब H2 का मतलब H2 के कितने मोल्स हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। 10 ग्राम H2 का क्या मतलब है, 10 ग्राम H2 एक्चुअली H2 के कितने मोल्स हैं उससे मुराद, ठीक है ना। तो हम ये इक्वेशंस में जब कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम मोल रिलेशनशिप ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम कन्वर्शंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस हमारे पास जो हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं। कैलकुलेशंस जब हम जनरली इक्वेशन में बात कर रहे होते हैं तो इक्वेशन में कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें मोल रिलेशनशिप ही मिलता है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो कि ये हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मोल्स हमारे पास आ जाएं तो हम मैस या वॉल्यूम में भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोल मैस रिलेशनशिप भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बता सकते हैं, ठीक है। ये मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास गैसेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो गैसेस में ही यूज़ होता है। बाकी लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम मोल मैस रिलेशनशिप इस तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये बात क्लियर हो गई। स्टिचोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं ज़रा, कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये एक बड़ा अच्छा यूज़ है कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये हमारी बुक में मेंशन्ड है। यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बताती कि किन कंडीशंस में रिएक्शन होगा, ठीक है ना। एक्चुअली रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे तो ये प्रैक्टिकली हमें पता है इन रिएक्शंस के बारे में कि हम इन दोनों को मिक्स करेंगे रिएक्शन हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन H2 और O2 को मिक्स करने पे रिएक्शन नहीं होता जब तक प्लाटिनम मेटल ऐड करके हम हीट ना करें। कंडीशंस देना पड़ती हैं। मोस्टली रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम कंडीशंस देते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस प्रैक्टिकली चेक की जाती हैं कि ये वाली कंडीशंस हमने दी और रिएक्शन प्रैक्टिकली हो गया, तो वो कंडीशंस एरो के ऊपर लिखी भी जाती हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो उन कंडीशंस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसके अलावा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो एक तो कंडीशंस
और रिएक्शन के बारे में नहीं बताती। दूसरी चीज़ है कैटलिस्ट के बारे में भी नहीं बताती। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए, तो कैटलिस्ट का रिएक्शन में क्या रोल है, कैटलिस्ट कौन सा ऐड करें, क्यों ऐड करें, इस बारे में भी केमिकल इक्वेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ और है कि स्टिचोमेट्री की मदद से हम अगर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करना पड़ती हैं। ठीक है, तो जो कि लाजमी है। एक्चुअली स्टिचोमेट्री में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसका 1 मोल था तो ही इसका 1 मोल बनाना। ठीक है, अब इसका 1 मोल अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इसका 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका हमारे पास 1 मोल से कम हो तो देन तो इनका 1-1 मोल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका हमारे पास 1 मोल ही हो लेकिन उस 1 मोल में से तकरीबन 0.7 मोल तो इस रिएक्शन में यूज़ हो जाए और बाकी 0.3 मोल जो है वो किसी और साइड रिएक्शन में यूज़ हो जाए। ठीक है, कभी कभार हमारे पास साइड रिएक्शंस भी होते हैं, यानी ये दोनों मिक्स होकर ये दोनों बना रहे हैं, इसके अलावा ये दोनों मिक्स होकर कोई और प्रोडक्ट्स भी बना रहे होते हैं। ठीक है ना, ये भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारे पास CO2 की फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हो जाती है, समटाइम कार्बन मोनोऑक्साइड बनना भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें साइड रिएक्शन होता है। ठीक है, और हम स्टिचोमेट्री जब इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि साइड रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं वो 100% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं और कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, एक ये भी केस हो सकता है कि अगर इसका हमने 1 मोल लिया तो उस 1 मोल में से 0.9 मोल्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, 0.1 मोल जो है वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, तो फिर ये 1 मोल नहीं बनेगा, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ये हमें अज्यूम करना पड़ती हैं। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टिचोमेट्री। ठीक है, बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टिचोमेट्री। ठीक है ना, इसमें पहली चीज़ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि all the reactants, ठीक है, all the reactants are converted to into products, कि सारे का सारा रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 1 मोल रिएक्टेंट था उसमें से 0.9 मोल कन्वर्ट हो गया, 0.1 वैसे ही अनरिएक्टेड पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हम ये कहते हैं कि नो साइड रिएक्शन अकर, कि कोई साइड रिएक्शन भी नहीं हुआ जी। तो ये दो चीज़ें हमें अज्यूम करना पड़ती हैं कि जब हमने रिएक्शन करवाया है तो उस रिएक्शन में ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, के जितने भी रिएक्टेंट की हमने मिकदार ली थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि नो साइड रिएक्शन अकर, कि ये रिएक्टेंट्स इन्हीं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, इनके अलावा कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। साइड रिएक्शन हर केस में नहीं होता, कुछ रिएक्टेंट्स के केस में साइड रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है स्टिचोमेट्री में, ये दो अजम्पशंस हैं, ये दो चीज़ें अज्यूम करने के बाद ही हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये मज़ीद हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।